तो देखिएगा कि ये चारों ही खतरनाक चीजें हैं। सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, तो कोरोना में सुना होगा, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सुना होगा आजकल जो डेंगू चल रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज है, मैं अब बताता हूँ अभी। नोट करें, व्हाइट ब्लड सेल से करेंगे हमने ना, ये दो चीजें कर ली थी। तो व्हाइट ब्लड सेल से आगे नोट्स बनवाऊंगा। WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या चीज? प्लाज्मा? क्या प्लाज्मा? अच्छा अच्छा, वो तो किसी बच्चे पावनी दे देना, तुम फोटो खींचकर भेज देना। मैंने इसके बायो के नोट्स बनवाए नहीं है, यहीं बनवा रहा हूँ, खुद नहीं बना रखे, हैंड रिटन नहीं है। तो देखिएगा, WBCs, white blood cells fight infection and protect us from diseases. White blood cells fight fight infection and protects us from white blood cells fight infection and protects us from diseases. और सेकंड पॉइंट लिखें, white blood cells are also called soldiers of the body. सोल्जर्स ऑफ द बॉडी मतलब ये बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगला नोट करें, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में नोट करिएगा, platelets help in the coagulation of blood. Platelets help in the coagulation, ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं मैं, क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अ कट और वूंड, इन अ कट और वूंड। अगर कोई चोट लग जाती है, तो वहां पर जो क्लॉटिंग होती है या ब्लड जहां पर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, और उसी को, उससे क्या होता है, रिपेयरिंग का ही काम होता है बेसिकली। तो WBC जो है, WBC क्या करते हैं कि इन्फेक्शन से फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इस वजह से उसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। और जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स का काम ये होता है कि अगर कहीं पर चोट लगती है तो वहां पर ब्लड क्लॉट जो बनता है, उसको, जो वो पपड़ी नहीं जम जाती, जब चोट लगती पपड़ी जम जाती है, फिर वो उखड़ जाती है, तो वो जो है वो प्लेटलेट्स की वजह से बनती है, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है इतना? इसके बाद यस नोट सर। करेंगे, हाँ जी, इसके बाद नोट करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड का काम क्या क्या है, ये जो फंक्शंस हैं, इसके 7 फंक्शंस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये नोट कर लेना सभी बच्चे। फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड में लिखें, फर्स्ट फंक्शन है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट कैरीज ऑक्सीजन it carries oxygen from the lungs
to different parts of the body. Lungs to different parts of the body. Second है, it carries carbon dioxide from the body cells, from the body cells to lungs for breathing out. Breathing out. Third, it carries digested food from the small intestine to different parts of the body. Small intestine to different parts of the body. It carries hormones from the endocrine glands to different organs of the body. Where they are needed. Where they are needed. Where they are needed. Fifth है, it carries a waste product called urea from the liver to the kidneys for excretion. From the liver to the kidneys for excretion in urine. It protects the body from diseases. It protects the body from diseases because WBCs kill the bacteria and other germs. Because WBCs kill the bacteria and other germs. WBCs kill the bacteria and other germs which cause diseases.
diseases. It regulates the body temperature. It regulates द बॉडी टेम्परेचर। फंक्शंस ऑफ ब्लड में देखिएगा, पहला फंक्शन क्या है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हमने देखा था कि जो ऑक्सीजन है वो हम अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, और जब ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, इनहेल करने के बाद में वो हार्ट में जाकर और उस वाले ब्लड में मिल जाती है जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता उस ब्लड को हम बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन उसमें के अंदर मिक्सअप हो जाता है। मिक्स होने के बाद में फिर पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड फ्लो करता है। तो जब ब्लड फ्लो करेगा वहां पर, तो ब्लड क्या करता है कि जिस जिस ऑर्गन को जितनी जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है वो रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चला जाता है। ठीक है। अच्छा, जो प्रोसेस है, प्रोसेस सिर्फ गिविंग का नहीं है, टेकिंग का भी है। गिव भी होता है तो टेक भी होता है। वो क्या करते हैं कि उनके पास में ऑक्सीजन वो यूटिलाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन यूटिलाइज करने के बाद उन ऑर्गन्स के पास में कार्बन डाइऑक्साइड बची रहती है। मतलब सिर्फ हमारी नाक सांस नहीं लेती, हमारी पूरी बॉडी सांस लेती है। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन तो सारे ऑर्गन्स को मिल जाती है, और सारे ऑर्गन्स बदले में ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड देते रहते हैं। तो घूम फिरकर जब ब्लड वापस जो है हार्ट में आता है, तो हार्ट में फिर वो टोटली डीऑक्सीजनेट हो चुका होता है। डीऑक्सीजनेट मतलब अब ब्लड के पास बिल्कुल भी जरा सा भी ऑक्सीजन नहीं है, ब्लड के पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बचा। वो कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट के दूसरे चैम्बर में आके और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स से सीधा हमारे नॉस्ट्रल्स के रास्ते बाहर आ जाती है। ठीक है। तो पहले दो पॉइंट वही हैं कि इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और दूसरा है इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टू लंग्स फॉर ब्रीदिंग आउट। फिर थर्ड है इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ले जाने का काम ब्लड करता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने दाल खाई रोटी खाई तो दाल के और रोटी के टुकड़े ट्रैवल कर रहे हैं, ब्लड में घुल गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो क्या हो गया कि उसको तो हमने क्या करा कि वो तो हमने च्यू करा तो उसका तो पेस्ट बन गया। जब उसका पेस्ट बन गया, पेस्ट बनने के बाद में लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं डाइजेशन में। लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, और फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी रफेज है, मतलब रोटी के अंदर से जो भी चीज जरूरत की है वो सब निकाल ली जाती है। ठीक है। और जो रफेज बचता है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। ऐसे ही मान लो हमने गाजर खाया तो गाजर में से जो जो चीज है, विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, जो भी है वो सब निकाल लिए जाते हैं। वो काम कौन करता है? लिवर। लिवर से बाइल जूस सिक्रीट होता है, बाइल जूस का ये काम होता है। तो ब्लड में जो है ना, ब्लड में केवल और केवल ग्लूकोज घुलता है, और ग्लूकोज किससे डिराइव होता है? जो हम खाना खाते हैं, और उसी ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। हमने खाना खाया तो हम थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। हमें कोई काम करने का मन करता है, जब भूख लगती है तो हम किसी काम में मन नहीं लगता हमारा। ठीक है। तो ये, हाँ क्या, हाँ ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ऐसे। खाना लिमिट में खाया जाता है, ये नहीं कि अपना लग गए तो लग ही गए बस। ये तब तक खाना जब तक डकार ना आनी शुरू हो जाए। ठीक। चलिए, इट कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये हम जब छोटे थे तो ना स्टोरीज आती थी, वो स्टोरीज पढ़ते थे। उसमें थी एक, उसमें एक स्टोरी थी, आलसी बालक। वो स्टोरी याद आ गई मेरे को। उसमें ये था कि उसके मम्मी पापा उसको बोलते रहते थे, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। वो कहता था भूख लग रही है, पढ़ूं कैसे, दिमाग ही नहीं लग रहा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उसको खाने का बड़ा शौक था। तो फिर उसकी मम्मी उसको खाना दे देती थी तो वो खाना खा लेता था। मम्मी नींद आ रही है, पढ़ू कैसे? तो वही हालत है। चलिए आगे चलिए। फोर्थ है इट कैरीज हॉर्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर नीडेड। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है। हॉर्मोन्स किस तरीके से सिक्रीट होते हैं कि मुझे जिस काम की जरूरत है वैसे ही हार्मोन सिक्रीट हो जाएंगे। मैं अगर पढ़ने बैठा हुआ हूँ तो वही वाले हार्मोन सिक्रीट होंगे ना जिससे मेरा दिमाग एक्टिव हो जाए। ठीक है। मैं खेलने अगर जा रहा हूँ तो फिर वो पढ़ाई वाले हार्मोन्स तो गए साइड में। खेलते खेलते कोई तुमसे पूछने लगे यार यूक्लिड्स डिविजन लेमा बता, तो तुम कहोगे दिमाग खराब है, पागल हो गया तू, मुझे कुछ नहीं पता। तो खैर वही वाली चीज है। इसी तरीके से अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में अगर मान लीजिए कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ जाता है, फिगर भी बनी हुई है इसकी, एग्जाम्पल ऐसे ही नहीं दे रहा मैं।
है ना, कि अगर कोई पागल कुत्ता पीछे पड़ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ सोचेंगे क्या? या हम बैठकर वहां पर दिमाग लगाएंगे कि इसके न्यूरॉन्स में क्या चल रहा होगा, कि ये पागल हो गया है, ये मेरे को काटना चाह रहा है, या क्या है इसके दिमाग में? मैं ये थोड़ी सोचूंगा। ये होगा जो कुछ है सामान छोड़, भाग पहले यहाँ से, जान बचा अपनी। ठीक है, इसके साथ हो चुका है ये काम। ठीक है, इसीलिए खुश हो रहा है इतना। तो कुल मिलाकर ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड उस टाइम क्या करता है, आपने सुना होगा एड्रीनलाइन पुश। एड्रीनलाइन पुश इज कॉल्ड जोश। वो जो जोश कहाँ से आता है? वो जोश तब आता है जब लगता है कि जान बचाओ और बेटा भाग। ठीक है, तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हमारे एड्रीनलाइन ग्लैंड्स को एक्टिव कर देते हैं, और एड्रीनल जो हार्मोन है वो सिक्रीट होता है। और वो सिक्रीट होता है तो जो बंदा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, वो भी 15-20, उसकी भी स्पीड डबल हो जाती है। और सोच के लगता है कि मैं इतनी दूर दौड़ कर आ गया, ये हुआ क्या था मुझे? तो वो काम हॉर्मोन्स ने करा था। तो ये जो लिखा हुआ है वेयर दे आर नीडेड, तो जब जरूरत होती है तो तभी वो वाले हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ऐसे नहीं कि तुमने ऐसे ही कहा चल भाई एड्रीनलाइन ग्लैंड काम कर, ऐसे नहीं, वो जब हालत खराब होती है तभी होता है। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एक और बहुत इसका ना बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, कभी देखना। वैसे तो घर में साफ सफाई रहती है तो चूहा चूहिया वगैरह नहीं आते, लेकिन कभी देखा है धीरे 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 चूहिया को चलते हुए देखा है? किनारे किनारे चलती है चुपचाप, छुप कर। ठीक है, चूहिया की एक प्रॉपर्टी होती है, चूहा जो है वो उछल नहीं पाता। चूहा उछल नहीं पाता। चूहे की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो उछल नहीं पाता, वो सिर्फ चलना जानता है, वो उछलना नहीं जानता। लेकिन जोर से ताली बजा दो या जोर से कोई आवाज निकाल दो बड़ी तेज से, तो वो जो चुईया बैठी हुई है वो उछल जाती है। वो उछल जाती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, घोड़ा कभी बैठता है क्या? हाँ, बताओ। पोनी, खच्चर, डंकी, गधा, वो कभी बैठता है? नो सर। कभी नहीं बैठते हैं। अगर घोड़ा, डंकी या पोनी, ये तीनों का जो ब्रीड है वो एक ही है, तीनों की ब्रीड ब्रीड एक ही है, ये कभी बैठते नहीं है। ये हमेशा खड़े ही रहते हैं, ये खाना भी खड़े खड़े खाते हैं, पानी भी खड़े खड़े पीते हैं, सोते भी खड़े खड़े हैं। तो कभी देखना, जैसे गाय के शेल्टर हाउसेज होते हैं, जैसे कि बफेलोज के शेल्टर हाउसेज होते हैं, तो उनमें स्पेस बनाया जाता है काफी। घोड़े में स्पेस नहीं बनाया जाता। पता है कि उसकी 4 पैरों को खड़ा होने के लिए जितनी जगह चाहिए, तो उतने छोटे छोटे सेक्शंस बना दिए जाते हैं। क्यों? वो खड़ा खड़ा ही सोएगा। घोड़ा अगर बैठा तो समझ लो कि अब उसका डेथ का टाइम नजदीक आ गया है। ठीक है, तो घोड़ा बैठता नहीं है कभी भी। और कभी भी देखना, जो ये फिल्में दिखाते हैं ना, जो वॉर बेस्ड फिल्म्स हैं, जो एंशियंट मूवीज दिखाते हैं, जिसमें दिखाते हैं जैसे बाहुबली हो गई, उसमें दिखा रहे थे कि घोड़ा है। तो उसमें भी आप ये देखना कि जो दिखाते हैं कि भाई एक वॉरियर है, उसने दूसरे वॉरियर को कुछ तलवार से या किसी उससे मारा, उसने उसको मारा तो घोड़ा एकदम गिर गया, वो भी गिर गया, तो घोड़ा गिरते ही एकदम खड़ा होता है, वो गिर नहीं सकता। तो ये कुछ हैं इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, तो एड्रीनलाइन पुश वहां पर काम करता है। तो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनका वो काम है कि जब जरूरत होती है तब उसके जैसे ही हार्मोन्स सिक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा 5th पॉइंट है, इट कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। जो यूरिन बनता है, तो यूरिन का मेन कंपोनेंट यूरिया होता है, और वो जो यूरिया है वो लिवर से किडनी तक ले जाने का काम भी ब्लड ही करता है। 6th है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस बिकॉज WBCs किल द बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स व्हिच कॉज डिजीजेस। ये जो WBCs हैं, WBCs का काम है बॉडी को डिजीज से बचाने का। ठीक है, तो जैसे और बताता हूँ, एक और फैक्ट बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हमको फीवर हो गया, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी ना किसी एक्टिविटी में इंडल्ज्ड है, किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। आप लोग हैं, अगर आपको फीवर हो जाता है तो आपकी पढ़ाई सफर करेगी, 2 दिन 3 दिन खराब हो जाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी टीचिंग सफर करेगी। कोई और है, इंजीनियर है, तो उसका काम जो भी है, मतलब उनका सबका काम सफर करता है। तो इस वजह से फास्ट रिकवरी के लिए हम लोग टेम्परेचर मेंटेन करने वाली दवा ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बुखार को कंट्रोल करने की दवा है। ठीक है, जबकि बुखार जो है वो होता किस वजह से, फीवर किस वजह से होता है? जो बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, वो जो हमारे जो WBCs हैं, हमारे WBCs उस टाइम एक्स्ट्रा काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो जर्म से लड़ रहे होते हैं। तो कभी वैसे बोर्ड के आसपास मत करना है एक्सपेरिमेंट। बाई चांस अगर आप लोग फ्री हो, आपको लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं, अगर कभी बीमार पड़ गए, दवा मत लेना, दवा मत लेना, लेटे रहना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाते रहना, अपने आप 2 से 3 दिन में फीवर अपने आप ठीक हो जाता है। वो अपने आप ठीक हो जाता है। फीवर होता क्यों?
किसी ना किसी जर्म की वजह से होता है, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। वो प्रॉब्लम दूर तो फीवर ठीक। तो वो जो WBCs हैं वो उस प्रॉब्लम को ही रिपेयर कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। तो जब उस प्रॉब्लम को रिपेयर कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमको भूख भी ज्यादा लगती है, उस दौरान हमको नींद भी ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि हम पता चला कि एक्टिविटी में सारी अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे, तो WBCs को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उनको मिल नहीं पाती। तो इसलिए कहते हैं कि फीवर है या कुछ भी लथार्जिक महसूस कर रहे हैं तो आराम करिए। आराम करने से WBCs को पूरी की पूरी, जो आपने खाना खाया है वो पूरी एनर्जी WBCs ले लेते हैं। और फिर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ता है वो इसी वजह से बढ़ता है कि आप कहीं पर भी काम करने लगे, आप खुद कुछ काम करिए, आपको पसीना आने लगेगा ना, फिजिकल वर्क करेंगे। तो ये वही चीज है WBCs का भी। और नेक्स्ट पॉइंट भी यही चीज एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। तो ये ब्लड का ही काम है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करना। टेम्परेचर बढ़ना तो उसको घटाने का काम भी ब्लड का ही है। टेम्परेचर अगर कम हो गया है किसी भी रीजन से, टेम्परेचर कम हो गया तो उसको बढ़ाने का काम भी ब्लड का ही है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ब्लड इस चीज को सब कुछ चीजें मेंटेन रखता है। बताइए जी, सातों फंक्शंस क्लियर हैं सभी को? ऑनलाइन वाले यस बताइए। सर। यस सर। चलिए जी ठीक है, आगे चलता हूँ फिर मैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। The main transport system in human beings is the blood circulatory system. The main transport system in human beings is the blood circulatory system. Is the blood circulatory system. अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारा मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन भी एक सिस्टम है। मोबाइल फोन में क्या है? मोबाइल फोन के अंदर मेमोरी है, मोबाइल फोन के अंदर टच पैनल है, मोबाइल फोन के अंदर कैमरा है और बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के मिलने से अगर कोई चीज तैयार होती है तो उसको हम पूरा एक सिस्टम बोल देते हैं। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो भी पूरा एक सिस्टम है। बहुत सारे सेल्स से मिलकर टिश्यूज बने, बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर ऑर्गन्स बने। ऑर्गन्स जैसे कि लिवर एक ऑर्गन है, पैनक्रिया एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है। तो ये सारे के सारा जो है, अच्छा इन सारे ऑर्गन्स को एक जगह जो असेंबल कर देते हैं गॉड, तो वो हमारा क्या बन जाता है? ह्यूमन बॉडी का हमारा सिस्टम बन जाता है। अब देखें कि जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड के सर्कुलेशन का भी एक सिस्टम है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी कहीं ब्लड फ्लो कर जाएगा, है ना। तो ब्लड का भी रास्ता होता है कि कहीं से कहीं फ्लो करना है, ठीक। तो वो जो है वो कैसे होगा, वो नोट करेंगे। वो होता है, तीन चार कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं, ठीक। तो आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज थिक क्यों होती है और जो वेन्स हैं वो थिन क्यों होती हैं? कैपिलरीज किस तरह से आर्टरी और वेन को जोड़ती है, ठीक। तो वो सारी चीजें हमको अब देखनी है, नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, हार्ट
and blood vessels and blood vessels, heart and blood vessels. उसके बाद blood vessels are of three types. Blood vessels are of three types. Arteries, veins and capillaries. Arteries, veins and capillaries. Arteries, veins and capillaries. In addition to blood circulatory system, in addition to blood circulatory system, in addition to blood circulatory system, there is another system called a lymphatic system. There is another system called in addition to blood circulatory system, there is another system called lymphatic system, which also helps in the transport of lymphatic system, which also helps in the transport of materials in the human body. Materials in the human body. देखिए, अगर कोई एमसीक्यू आ जाए और उसमें ये पूछा जाए आपसे कि जो मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्लड नहीं बोलेंगे. अगर ब्लड एंड लिम्फ एक ऑप्शन दे रखा हो तो ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी होता है. ये लिम्फ क्या होता है? ब्लड तो हमने देखा है, हमने लिम्फ भी देखा है. जब कभी चोट लग जाती है और हम लापरवाही कर देते हैं उसमें, डॉक्टर हमको बोलता है कि इसको पानी से बचा कर रखना है, तो आपने देखा होगा कि कई बार पस पड़ जाता है चोट के अंदर. ठीक है, तो वो जो पस निकलता है ना, जो येलो कलर का फ्लूइड निकलता है, वो लिम्फ ही होता है. ठीक है, और वो जो लिम्फ है, उस लिम्फ की क्वांटिटी बॉडी में बहुत कम होती है. तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लिक्विड इन द ह्यूमन बॉडी. एक तो वाटर होता है, वाटर की तो क्वांटिटी सबसे ज्यादा. ठीक है, और दूसरा होता है ब्लड, और तीसरा होता है लिम्फ. ठीक, तो लिम्फ का भी जो यूज है वो भी पढ़ेंगे. उसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम.
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एक डायग्राम बना लो। भेज देंगे। इतना डायग्राम बनाइए, बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। इसके बाद फिर इसकी ना नेमिंग कर दीजिए आप। ये वेन है, इसका नाम है मेन वेन। मेन वेन, इसको बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा ये बोलते हैं। और ये है राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, इसको बोलेंगे इनलेट वाल्व। इनलेट वाल्व, और इस वाल्व का नाम दे दीजिए V2। V2। और इसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ब्रैकेट में लिख लीजिए टू लंग्स। टू लंग्स। डायग्राम से ही आपको पूरा का पूरा इसका जो मतलब फंक्शन है ना, वो सब समझ में आ जाएगा। फिर है मेन आर्टरी, वो इस तरफ है, ये वाली है मेन आर्टरी।
मेन आर्टरी, इसको बोल देते हैं एओर्टा, AORTA। अरे मोर्टा नहीं है, एओर्टा है। मोर्टा तो पीछे गांव है। ये V3 है, और ये V4 है। वॉल्व 3 और वॉल्व 4, और जैसे कि V2 नाम दिया ऐसे ही इसको नाम दे दिया V1। फिर पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स, ब्रैकेट में लिख लेना फ्रॉम लंग्स। और इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ये भी इनलेट वॉल्व है, इनलेट वॉल्व। इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो है इसको बोलेंगे पेरिकार्डियम। ये जो लास्ट में है ये प्रोटेक्टिव लेयर है, पेरिकार्डियम। प्रोटेक्टिव लेयर। बायो में लाइफ प्रोसेस में ना हार्ट पर जरूर बनता है क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे इस पर। आ ही रहा है लाइफ प्रोसेस इस बार तो पेपर में, बस यही आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो हम कर रहे हैं। और ये जो पतली पतली सी वॉल है ना, एक तो ये वाली भी, इसको भी बोलेंगे आउटलेट वॉल्व। बेटा ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, आउटलेट वॉल्व। और अब कुछ एरोज बना लीजिए इसमें। अब देखिएगा यहाँ पर ना, एक चीज जो थोड़ी सी सबको अजीब लग रही होगी कि जहां पर लेफ्ट होना चाहिए वहां तो हम बोल रहे हैं राइट, जहाँ राइट होना चाहिए वहां हम बोल रहे हैं लेफ्ट। तो ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके से है कि जैसे हम यहाँ पर हैं और हमारा हार्ट ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो इधर वाली जो चीज है वो क्या हो गई लेफ्ट, और इधर वाला जो सेक्शन है वो हो गया राइट। मतलब हम फ्रंट से नहीं देख रहे हार्ट को, हम ऐसे देख रहे हैं कि जैसे हार्ट जो है वो यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ हो। तो ये हमारी लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई। ठीक है,
तो इसमें देखिएगा, वैसे तो इसकी ये शेप होती है, लेकिन रफली बोल दिया जाता है कि ट्रायंगुलर होता है शेप में। अब इसके जो हैं, इसमें ना दो तो वेंट्रिकल होते हैं, मतलब बेसिकली चार तो चैम्बर हो गए। एक तो हो गया हमारा ये एट्रियम, राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इनलेट वॉल्व का मतलब क्या है? इनलेट वॉल्व का मतलब ये है कि ये जो वॉल्व बना हुआ है ना V2, और ये जो वॉल्व बना हुआ है V1, यहाँ से इनलेट का मतलब ये है कि यहाँ से ब्लड आएगा। इनलेट मतलब आएगा, ठीक है। हार्ट के अंदर ब्लड का आने का जो रास्ता है वो ये V2 और ये V1 दो हमारे वॉल्व्स हो गए। हार्ट में से बाहर निकलने का जो रास्ता है, तो जैसे कि एक टैप होता है ना, तो उसको हम खोल देते हैं, उसमें से पानी निकलता है, तो जो वो बाहर निकलने का रास्ता है उसको हमने वॉल्व बोल दिया, वो वॉल्व है एक तरह से। तो हार्ट से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो दो रास्ते हैं, एक आउटलेट वॉल्व ये वाला और एक आउटलेट वॉल्व ये वाला। अब देखिएगा, हार्ट से जो ब्लड है वो किस तरीके से बाहर निकलता है वो देखो आप। सबसे पहले हमने ये कहा कि यहाँ पर ये है हमारा मेन आर्टरी एओर्टा, ठीक है। अच्छा, और ये है पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स। अब क्या है कि ये जो पल्मोनरी वेन है ना, मतलब इधर वाला जो ये पाइप है, ये लंग्स से कनेक्टेड है। हमने सांस ली, सांस लेने के बाद में क्या हुआ कि जब हम सांस लेते हैं, तो हमने ये महसूस करा है कि जो हमारे लंग्स का डायफ्राम है वो थोड़ा सा फूल जाता है। जब सांस छोड़ते हैं तो वो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन ये लगातार चलता रहता है। तो जिस तरीके से हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा हार्ट भी उसी तरह से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो कि जब यहाँ से पल्मोनरी वेन पल्मोनरी वेन से जो ब्लड आ रहा है अंदर, वो कहाँ से आ रहा है? लंग से होता हुआ आ रहा है। तो लंग से होता हुआ जो ब्लड अंदर आया, वो अपने साथ क्या लेकर आया? ऑक्सीजन लेकर आया। समझ गए? ठीक है, क्योंकि लंग्स से जो हमारे हार्ट में आ रहा है, हमारे हार्ट से दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये है जो लंग्स से ब्लड अंदर आता है हार्ट के अंदर, और दूसरा क्या है कि दूसरा जो ये लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है, जो लंग्स की तरफ जाता है। तो अब आप देखो कि यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जो हार्ट के अंदर आया, ब्लड आया, उसमें क्या था कि हमने क्योंकि सांस ले ली थी तो ऑक्सीजन लेकर आया वो अपने साथ, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या हुआ कि जैसे ये एक लेफ्ट एट्रियम जो है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि एक बड़ा सा पैकेट है, ये एक बड़ा सा पैकेट है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने सांस ली तो सांस लेने के साथ ही क्या होता है कि वो जितनी ऑक्सीजन घुलती है ब्लड के साथ में, उतना ही ब्लड हार्ट में जाता है। हम तेजी से सांस लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग वगैरह कर रहे हैं हम तेजी से सांस लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि हार्ट बीट भी बहुत तेज हो जाती है, ठीक है, ब्लड भी बड़ी तेज फ्लो करने लगता है, इनफैक्ट पूरी बॉडी, चेहरा वगैरह सब लाल हो जाता है। वो क्यों है? उसका रीजन ये है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन बड़ी स्पीड से होता है। तो अब क्या हुआ कि हमने सांस जैसे ही ली, तो क्या हुआ कि ये वाला जो सेक्शन है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये फूल जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड अंदर आया। तो जैसे ही ये फूलता है, फूलने के बाद में क्या होगा कि ये वाला सेक्शन ये फूलेगा, तो ये वाला जो वॉल्व है, ये वाला वॉल्व बंद हो जाता है। ये वाला वॉल्व बंद हो जाता है। कैसे? हम ये कहेंगे कि भाई जैसे ही ये फूलेगा तो इसकी जो साइड के जो सेक्शंस हैं, जो साइड की जो इसकी वॉल्स हैं, वो थोड़ा सा पतली हो जाएंगी, थोड़ा सा वो क्या हो जाएंगी? खिंचेंगी, ठीक है। तो जब वो खिंचेंगी तो ये वॉल्व बंद हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? जैसे एक बल्ब हॉर्न होता है ना, बल्ब हॉर्न जानते हैं? बल्ब हॉर्न जिसमें बड़ा सा रबर का बल्ब हॉर्न लगा रहता है, ठीक है, उसको दबाते हैं तो उसमें से हवा निकलती है, और वो भोंपू भोंपू जिसको बोलते हैं, है ना, जो ऑटो वगैरह पर भी लगा रहता है, ठीक। तो ये उसकी तरह काम करता है, बल्ब हॉर्न की तरह काम करता है कि जैसे ही हमने सांस ली तो ये फूल गया, तो ये जो वाल्व, ये वाला जो वाल्व है, ये बंद हो गया। फिर क्या होता है? सांस लेने के बाद फिर हम सांस छोड़ते हैं। जैसे ही हमने सांस छोड़ी, तो फिर क्या होगा कि ये सिकुड़ता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जिस तरह से एक बलून है, उस बलून को आप अगर ऐसे दबाओगे तो उसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो वो वॉल्व के थ्रू एकदम बाहर निकलेगा, उसको बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है। तो जब ब्लड बाहर निकला, तो बाहर निकलने के दौरान वो कहीं इधर उधर ना फैल जाए, तो ये एक सेक्शन बना हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल के, यहाँ का ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर ही रहे, ठीक है, वो इधर ही रहे। तो यहाँ से वो इधर जाता है इस वॉल्व के थ्रू,
ठीक है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो गया, एक्सपेंड जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हुआ, हमने फिर सांस ली। जैसे ही हमने फिर सांस ली तो ये सेक्शन खाली हो गया था, एक्स्ट्रा ब्लड यहाँ आ गया लंग्स से, और यहाँ का जो ब्लड है जैसे ही ये एक्सपैंड हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है साइमल्टेनियसली। इसके कॉन्ट्रैक्ट होते ही ये वाला वॉल्व खुल जाता है, और ये वाला वॉल्व खुलते ही ब्लड इधर चला जाता है। अब जब ब्लड इधर चला गया तो ये वाला जो ब्लड है ये कहां पर जा रहा है, इसको मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, टू बॉडी। ये वाला ब्लड जा रहा है बॉडी में। अब बॉडी में ब्लड गया तो ब्लड में क्या था, ऑक्सीजन मिला हुआ था। वो जो ब्लड है वो सारे में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता चला जाएगा, और सारे ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेता चला जाएगा। लेता हुआ इधर उधर घूमता हुआ बॉडी के एक एक ऑर्गन में, हाथों में, पैरों में, उंगलियों में, सब जगह ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ, और फिर कहेगा भाई अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बचा है, सारा ऑक्सीजन तो आप लोगों ने ले लिया, अब मैं क्या करूं। वो घूमता फिरता कहेगा कि भाई वहीं चलता हूँ जहां से मेरी शुरुआत हुई थी। तो वो क्या करता है, वो घूमता फिरता यहाँ से जो है इस तरफ पहुंचता है, यहाँ से इधर से आता है। तो ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से ये बॉडी से होकर आया, मेन वेन वेना कावा, तो ये बॉडी से होकर आया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रॉम बॉडी। जब वो बॉडी से घूम फिर कर आ गया तो अब उसके पास ब्लड नहीं है, वो सॉरी अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है सिर्फ। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो यहाँ आता है इस वॉल्व में आएगा, तो ये वॉल्व फूलेगी। जैसे ये वॉल्व फूलेगी तो ये वाला वॉल्व, इनलेट वॉल्व बंद हो जाएगा। इसके बंद होने के बाद में फिर से हम सांस लेंगे तो ये फूलेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट होते यानी कि सिकुड़ते ही, इसके सिकुड़ते ही फिर ये वॉल्व खुलेगा, इस वॉल्व के खुलते ही फिर वो ब्लड इधर जाएगा, और फिर वो ब्लड कहाँ जा रहा है, टू लंग्स। तो वापस वो ब्लड लंग्स में गया, और लंग्स के थ्रू फिर वो हमारे नॉस्ट्रल्स से होकर बाहर निकल गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये जो बीच का पार्टीशन है, ये बीच का पार्टीशन इस वजह से है कि कहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वो मिक्स हो गए तो बॉडी के ऑर्गन्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलनी शुरू हो जाएगी और बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए सभी को? क्लियर? ठीक, तो अभी मैंने ओरली बताया ये चीज, अब इसको ना स्टेप बाय स्टेप, लगभग 8-10 स्टेप्स हैं इसके, तो वो स्टेप बाय स्टेप कल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं नोट करवा दूंगा कल। और इसके जो है ना, ये जो हार्ट वाला पोर्शन है, चाहे तो सिर्फ आप लोग समझ लेना, चाहे तो सिर्फ समझ लेना, क्योंकि हार्ट वाले के मैंने नोट्स बना रखे थे, मेरे खुद के हैंड रिटन है। तो अगर आप कहेंगे तो वो मैं भेज दूंगा, है ना, तो लिखने का आपका टाइम बच जाएगा। ठीक, चलिए जी, ओके ओके थैंक यू सो